तो स्टूडेंट्स हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हम करेंगे यूनिट 3। तो यूनिट 1 और 2 हम कर चुके हैं, जिसमें हमने सिर्फ डेटा वेयर हाउस का इंट्रोडक्शंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, आर्किटेक्चर और ऑपरेशंस है डेटा वेयर हाउस के। तो मतलब जो भी डेटा वेयर हाउस से रिलेटेड था वो हम यूनिट 1 और 2 में कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हमारी ये 3rd यूनिट है, जिसमें अभी कोई भी चैट बॉक्स में टाइप ना करें। आपको टाइम दिया जाएगा, उस टाइम आप कर सकते हो। तो आज की हमारी जो 3rd यूनिट है वो है डेटा माइनिंग को लेके। ठीक है, कि डेटा माइनिंग क्या होती है और माइनिंग क्या होती है, क्या क्या प्रोसेसिंग होती है माइनिंग से पहले। ठीक है, और क्या टेक्निक्स हम माइनिंग के लिए यूज करते हैं। हम डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स को फॉलो करते हैं जब हम डेटा को माइन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि माइनिंग होती क्या है। तो एक सेकेंड, स्क्रीन विजिबल है ना सबको? यस मैम। ओके, तो देखो डेटा माइनिंग क्या होती है कि अभी हमने वेयर हाउस की बात की। वेयर हाउस में हमने बोला कि एक बहुत बड़ा स्टोरेज एरिया है जहाँ पे आपका डेटा जो है स्टोर है। ठीक है, और डेटा कहाँ से स्टोर हुआ है, अलग अलग सोर्सेज से डेटा आया। ठीक है, उसके साथ क्लीनिंग की, डेटा को क्लीन किया गया, फिल्टर किया गया, और फिर उसके बाद डेटा वेयर हाउस में उसको स्टोर किया गया। ठीक है, और वेयर हाउस में भी क्या किया, सब्जेक्ट वाइज और इंडिविजुअल क्या बनाए गए, डेटा मार्ट बनाए गए। ठीक है, और जो डेटा मार्ट है, डेटा वेयर हाउस है, फिर उसको जो है एक्सपर्ट जो होंगे वो क्या करेंगे, उस डेटा को यूज करेंगे। ठीक है, अननेसेसरी अपना माइक अनम्यूट ना करें। ठीक है, तो वो था हमारा डेटा वेयर हाउस। अब माइनिंग क्या कहती है, माइनिंग कहती है कि आपके पास डेटा वेयर हाउस में बहुत सारा डेटा पड़ा है। ठीक है, लेकिन आपको अपने इंटरेस्ट का डेटा क्या करना है, उसमें से एक्सट्रैक्ट करना है। माइनिंग का मतलब होता है एक्सट्रैक्शन करना। ठीक है, मतलब कोई भी चीज जो है आपको क्या करनी है, एक्सट्रैक्ट करनी है, निकालनी है। ठीक है, अब वेयर हाउस में बहुत सारा डेटा है, वहां से आपको यूजफुल डेटा या फिर आपका जो अपना इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग डेटा क्या करना, एक्सट्रैक्ट करना, दैट इज कॉल्ड डेटा माइनिंग। ठीक है, तो देखो यूजफुल या फिर हम अपने इंटरेस्ट का मतलब क्या, देखो वेयर हाउस में बहुत सारा डेटा है, लेकिन आपको क्या चाहिए। ठीक है, आपका किसमें इंटरेस्ट है, आप किस पैटर्न को फॉलो कर रहे हो, मतलब आपके लिए यूजफुल इंफॉर्मेशन क्या है, वो आपको एक्सट्रैक्ट करना, वो होती है आपकी डेटा माइनिंग। ठीक है, तो डेटा माइनिंग जब हम करते हैं तो बहुत सारी टेक्निक्स को फॉलो करते हैं, जैसे एसोसिएशन, वो लाइट चली गई थी तो थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया था, इसलिए दोबारा से कनेक्ट किया है क्लास को। तो हम डेटा माइनिंग की बात कर रहे थे कि माइनिंग होती है सिंपल कि किसी भी आइटम्स को एक्सट्रैक्ट करना। ठीक है, और डेटा माइनिंग मतलब डेटा को एक्सट्रैक्ट करना, और डेटा कहाँ से एक्सट्रैक्ट करना है हमें, वेयर हाउस से। ठीक है, क्योंकि वेयर हाउस में हमारे पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है, और उसके बाद अब अलग अलग मार्ट बने हुए हैं, बहुत सारा डेटा, लेकिन आपको अपने लिए यूजफुल जो है, आपका जो पैटर्न है या फिर आपका जो इंटरेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई करना उस पैटर्न को और डेटा को एक्सट्रैक्ट करना, दैट इज कॉल्ड डेटा माइनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, डेफिनेशन गिवन है। डेटा माइनिंग क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ इम्प्लिसिट या प्रीवियसली अननोन एंड पोटेंशियली यूजफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटा। ठीक है, एक्सप्लोरेशन एंड एनालिसिस बाय द ऑटोमेटिक एंड सेमी ऑटोमेटिक मींस ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ डेटा इन ऑर्डर टू डिस्कवर द मीनिंगफुल पैटर्न। बहुत सारा डेटा है, उसमें से आपको अपने अकॉर्डिंग जो है, पैटर्न के अकॉर्डिंग डेटा को डिस्कवर करना, दैट इज कॉल्ड डेटा माइनिंग। ठीक है, अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपकी व्हाट इज डेटा माइनिंग। देखो डेटा माइनिंग को आप क्या बोल सकते हो, केडीडी, नॉलेज डिस्कवरी इन डेटाबेस। ठीक है, मतलब आपको आपकी नॉलेज क्या करनी है, डिस्कवर करनी है, मतलब आपको अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग डेटा को फाइंड आउट करना है, वो होता है आपका डेटा माइनिंग। तो डेटा माइनिंग इज ऑल्सो कॉल्ड नॉलेज डिस्कवरी इन डेटाबेस। ठीक है, नेक्स्ट है अल्टरनेटिव नेम है, इसको आप केडीटी बोल सकते हो, नॉलेज एक्सट्रैक्शन एंड डेटा पैटर्न एनालिसिस, डेटा आर्कियोलॉजी, डेटा डिगिंग, इंफॉर्मेशन हार्वेस्टिंग एंड बिजनेस इंटेलिजेंस, या कुछ अलग से नाम है डेटा माइनिंग की। ठीक है, देखो प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, extraction of interesting non-trivial implicit previously unknown and potentially useful information या patterns from the data in the
लार्ज डेटाबेस। अब देखो लार्ज डेटाबेस यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि डेटा वेयर हाउस है। लार्ज डेटाबेस का मतलब डेटाबेस ही क्या है, डेटाबेस मतलब डेटाबेस में क्या होता है, डेटा होता है, डेटा वेयर हाउस में भी क्या है, डेटा। तो आप जो डेटा वेयर हाउस को आप लार्ज डेटाबेस आप बोल सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो डेटा को एक्सट्रैक्ट करना आपके अकॉर्डिंग वो होता है आपका डेटा माइनिंग। तो अब आप डिसीजन इन डेटा माइनिंग, जब आप डेटा माइनिंग करते हो तो आपके पास कुछ आपके फैक्टर्स होते हैं जिसके बेस पे आप डेटा को माइंड करते हो, ठीक है। तो फर्स्ट है डेटाबेस टू बी माइंड, कि आपको देखना है कि डेटाबेस कौन सा है, ठीक है, जो आपको डेटाबेस माइंड करना है, कि रिलेशनल डेटा है, ट्रांजेक्शन है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, किस टाइप्स का डेटा आपका वहां पे है, डेटाबेस किस टाइप का बना हुआ है, तभी तो आप डेटा क्या करोगे, माइंड कर पाओगे। नॉलेज टू माइंड, कि आपको उस चीज की नॉलेज होनी चाहिए, कि आपका क्या नॉलेज होगा, ठीक है। क्लासिफ इसके लिए टेक्निक्स हम फॉलो करते हैं, ये टेक्निक्स हम आगे पढ़ेंगे, एसोसिएशन, क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग, ये सारी टेक्निक्स हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट है टेक्निक यूटिलाइज्ड, कौन से टेक्निक्स को आप फॉलो करोगे डेटा माइन करने के लिए, और एप्लीकेशन अडेप्टेड, ये कहाँ कहाँ पे वो है जो ये जो डेटा माइनिंग है उसको आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, किस किस एप्लीकेशन में आप डेटा माइनिंग को यूज कर सकते हो, कहाँ पे अप्लाइड होगा ये। नेक्स्ट है आपका मेन जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे ये टॉपिक। एक्सक्यूज मी मैम, यस मैम आपने जो प्रीवियस स्लाइड दिखाई है उसमें जो 4 डिसीजंस हैं डेटा माइनिंग के, उसको अच्छे से मतलब लाइक इनका मीनिंग क्या है वो समझ नहीं आया, मतलब लाइक बेटा ये कुछ नहीं है, सुनो ये कुछ नहीं है, सिंपल है कि देखो डेटा माइनिंग करने से पहले आपको क्या क्या डिसीजंस आपके मन में आएंगे, मतलब क्या क्या डिसीजन होगा, किस तरह से आप डिसाइड करोगे कि क्या डेटा माइन कैसे करना है। तो पहले तो आपको डेटाबेस पता होना चाहिए कि कैसा किस टाइप का डेटाबेस है, तभी तो आप उस पर कोई टेक्निक्स फॉलो करोगे ना, तभी तो आप उसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट कर पाओगे, ठीक है। कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हो आप, क्लासिफिकेशन कर रहे हो, एसोसिएशन कर रहे हो, कि आप डेटा को माइन कैसे करोगे, ये वो चीजें हैं। एप्लीकेशन अडेप्टेड है, मतलब कहाँ कहाँ पे आप डेटा माइनिंग को यूज कर सकते हो, ठीक है, कि डेटा वेयर हाउस में से डेटा निकालना है तो कहाँ कहाँ पे ऐसी टेक्निक्स हैं, ऐसे एप्लीकेशंस हैं जिनको आप डेटा माइनिंग को अप्लाई करते हो, वो चीजें हैं। इसमें बेसिक है, कुछ नहीं है खास। इसमें मेन जो इम्पोर्टेंट स्लाइड है वो ये है, ठीक है। ये जो पेपर में आता है कि जो डेटा माइनिंग के लिए कुछ प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस बताओ क्या होता है। देखो माइनिंग सबको पता है, एक्सट्रैक्शन होता है, डेटा माइनिंग नाम से पता चल रहा है कि डेटा का एक्सट्रैक्शन होगा। कहाँ से एक्सट्रैक्शन होगा, डेटा वेयर हाउस से डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। मेन ये प्रोसेस होती है कि कौन कौन से स्टेप्स को आप फॉलो करते हो जब आप डेटा को माइन करते हो, ठीक है। ये स्टेप्स आपके होते हैं। तो देखो फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले क्या होगा कि देखो यहाँ पे आप सबसे हम बॉटम टू टॉप अप्रोच को फॉलो करेंगे यहाँ पे। तो देखो सबसे पहले डेटा बेस से डेटा को क्लीन किया जाएगा, डेटा इंटीग्रेट होगा, उसके बाद आपका डेटा वेयर हाउस में आ गया, ठीक है। अलग अलग सोर्सेज से डेटा आया, जो स्टेजिंग एरिया था उस स्टेजिंग एरिया के अंदर डेटा की क्लीनिंग हुई, डेटा को इंटीग्रेट किया गया, फिल्टर किया गया, वो सब करके यहाँ पे आपका डेटा वेयर हाउस में डेटा आ चुका है, ठीक है। अब आपको माइन कहाँ से करना है, आपको माइनिंग जो करनी है वो वेयर हाउस से ही करनी है, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे आपका यहाँ से आप माइनिंग प्रोसेस स्टार्ट करोगे। माइनिंग टास्क रेलिवेंट डेटा, मतलब जो आपको चाहिए, जो आपका टास्क है उसके रेलिवेंट डेटा ही आप क्या करोगे, माइन करोगे। मतलब आपके अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ये डेटा आप माइन करोगे। जब आप माइन कर रहे हो तो एक पैटर्न बनता है, ठीक है। देखो जैसे ही आप लिखते हो कि आपको सपोज करो सैमसंग का कोई फोन चाहिए, ठीक है, तो आप लिखते हो कि आपको सैमसंग का इतने 1000 वाला फोन चाहिए, तो क्या होता है कि उससे रिलेटेड जो डेटा है वो आपका क्या हो जाता है, तुरंत आ जाता है वहां पे, ठीक है। गूगल वगैरह पे आप सर्च करते हो तो उससे क्या होगा, वो आपका एक पैटर्न बन जाता है। जब नेक्स्ट टाइम आप लिखते हो तो वो मतलब आपके लिखने से पहले ही वहां पे आपको दिख जाता है कि ये वाली चीज है, ठीक है। तो वो क्या होता है, पैटर्न बन जाता है कि जो जब आपने एक बार सर्चिंग की तो उसके अकॉर्डिंग आपका एक पैटर्न बन गया, ठीक है। तो उस पैटर्न के बिहाफ पे ही आपका वेयर हाउस से डेटा जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो पैटर्न बनता है हमेशा डेटा माइनिंग से पहले, ठीक है। जब माइनिंग करते हो तो पैटर्न बनता है, फिर वो पैटर्न इवेलुएट होके ही आपका क्या होता है, डेटा वेयर हाउस से डेटा आता है। अब वेयर हाउस में तो बहुत सारा डेटा है, ठीक है। सपोज करो हम मोबाइल फोन का ही ले लेते हैं तो बहुत सारे हर जो कंपनी के जो फोन है सबका डेटा पड़ा हुआ है, लेकिन आपका पैटर्न क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, आपको सैमसंग का फोन चाहिए और सैमसंग के भी मतलब कुछ लिमिट होगी, आपकी जो रेंज होगी इस रेंज का डेटा चाहिए, तो वो आपका क्या है, पैटर्न है। हाँ जी, स्पेसिफिक फीचर्स चाहिए सैमसंग में भी। हाँ हमें वही तो बता रही हूँ, वो आपका एक पैटर्न बन जाता है, ठीक है।
तो उस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपका डेटा जो है, फिर वो पैटर्न आपका इवेलुएट होता है और फिर आपका जो डेटा है वो आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे हमने भी पढ़ा था कि डेटा माइनिंग को हमने बोला नॉलेज डिस्कवरी, तो यहाँ फिर आपकी वो नॉलेज बन जाती है। मतलब आपने जो चाहा, जो आपका पैटर्न बना, वो पैटर्न इवेलुएट होके आपकी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग या आपकी नॉलेज के अकॉर्डिंग वो डेटा आपको क्या हो गया, मिल गया। ठीक है, तो ये एक कंप्लीट प्रोसेस होता है डेटा माइनिंग का, कि हमेशा पैटर्न बनता है, पैटर्न इवेलुएट होता है और उसके बाद ही आपका डेटा आता है, आपको मिलता है, या फिर आपकी नॉलेज डिस्कवरी होती है यहाँ पे। ठीक है, ये जो प्रॉपर स्टेप्स हैं ये आपको इम्पोर्टेंट है, ये स्टेप ये आपको करने हैं। ठीक है, आगे इनकी ही क्या है, ब्रीफ वो है, ये वही स्टेप्स है जो हमने अभी देखे थे कि कौन कौन से स्टेप्स है, कहाँ कहाँ पे क्या क्या होता है। ठीक है, उसके बाद अब हम आर्किटेक्चर की बात करते हैं। ठीक है, कि आर्किटेक्चर्स ऑफ डेटा माइनिंग सिस्टम की, जो डेटा माइनिंग सिस्टम है उसका आर्किटेक्चर कैसा होगा। ठीक है, देखो सबसे यहाँ पे क्या है, फर्स्ट स्टेप पे आपका देखो, फर्स्ट इसमें यहाँ पे क्या है कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, यूजर है किसी न किसी जीयूआई इंटरफेस या ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को यूज करके ही आप किसी उस पे जाते हो। ठीक है, मतलब जैसे आप क्या करते हो, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बोल सकते हो कि जिसके थ्रू यूजर जो है सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करता है। ठीक है, ग्राफिक फॉर्म में यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करना यूजर को, वो होता है आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, जैसे आप मतलब गूगल वगैरह का है, जैसे आइकन वगैरह बने होते हैं, ग्राफिक्स बने होते हैं, ग्राफिक्स के थ्रू ही आप क्या करते हैं, यूजर जो है सिस्टम का जो सर्वर है या फिर डेटा वेयर हाउस है, डेटा बेस, उसको क्या करता है, एक्सेस करता है। ठीक है, बस एक इंटरफेस के थ्रू ही यूजर और सिस्टम के बीच में इंटरेक्शन होता है, वो आपका होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। पहले यूजर ने क्या किया, किसी ने किसी इंटरफेस को यूज किया, सिस्टम को यूज करने के लिए एक इंटरफेस क्रिएट किया, उस इंटरफेस पे उसने फिर क्या किया, अपना एक पैटर्न लिखा, यहाँ पे हम फॉलो कर रहे हैं पहले। ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यहाँ पे यूजर है, यूजर ने क्या किया, किसी इंटरफेस को यूज किया, उसके बाद उसने अपना यहाँ पे पैटर्न लिखा कि ये मेरा पैटर्न होगा। ठीक है, पैटर्न जैसे ही उसने लिखा, पैटर्न कहाँ गया, माइनिंग इंजन के पास गया, कि जो पैटर्न बन के आया है वो इंजन के पास गया है। जो माइनिंग इंजन है वो उस पैटर्न के अकॉर्डिंग क्या करेगा, वेयर हाउस से डेटा निकालेगा। ठीक है, वेयर हाउस से डेटा निकाला उसने, और वेयर हाउस में हमने अभी देखा था डेटा कैसा जाता है, क्लीनिंग वगैरह करके यहाँ पे डेटा आ गया। उसके बाद ये जो जब डेटा वेयर हाउस में डेटा आ चुका है, वो वापस से इंजन के पास जाएगा। ठीक है, उसके बाद उसका जो पैटर्न बना था वो इवेलुएट हो गया और यूजर को जो था वो उसने वहां पे उसको मिल गया। ठीक है, मतलब एक इंटरफेस के थ्रू ही यूजर और डेटा वेयर हाउस में क्या होता है, इंटरेक्शन होता है। ठीक है, तो पहले जीयूआई फॉर्म में यूजर क्या करेगा, इंटरफेस क्रिएट करेगा, कनेक्ट होएगा, उसके बाद वो अपना एक पैटर्न लिखेगा, पैटर्न माइनिंग इंजन के पास जाएगा, इंजन क्या करेगा, माइनिंग इंजन का मेन काम क्या है, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग डेटा को एक्सट्रैक्ट करना डेटा वेयर हाउस से। ठीक है, और उसके बाद यूजर को क्या है, वो पैटर्न इवेलुएट होने के बाद यूजर को क्या मिल जाएगा, जो डेटा उसको चाहिए था वो यहाँ पे उसको मिल गया। ठीक है, और साथ साथ में देखो फिर क्या होता है, जैसे ही पैसा पैटर्न बना तो साथ में एक नॉलेज बेस होता है, वहां पे वो डेटा स्टोर हो जाता है। ठीक है, आपने फर्स्ट टाइम लिखा है तो फर्स्ट टाइम आप कुछ भी सर्च कर रहे हो, कुछ भी एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, तो वो आपके यहाँ पे नॉलेज बेस में स्टोर हो गया। नेक्स्ट टाइम आप करोगे तो फिर क्या करेगा, वो माइनिंग इंजन जो है डायरेक्ट आपको यहाँ पे नॉलेज बेस से डेटा पैटर्न इवेलुएट करके आपको दे देगा। ठीक है, फिर उसको दोबारा से यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी वेयर हाउस में। ठीक है, क्योंकि एक बार जो पैटर्न बन चुका है, एक बार अगर कोई पैटर्न इवेलुएट हो चुका है तो उस पैटर्न का जो भी डेटा था वो आपके नॉलेज बेस में, एक तरह से यहाँ ये भी डेटा बेस ही है, एक स्टोरेज एरिया है, यहाँ पे आपका स्टोर हो गया। अब नेक्स्ट टाइम अगर आप सेम पैटर्न को फॉलो कर रहे हो तो फिर क्या होगा, आपका डायरेक्ट जो है डेटा कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से डेटा एक्सट्रैक्ट होगा और आपका जो यूजर को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो नॉलेज बेस है साथ साथ आपका बनता रहता है। ठीक है, जैसे ही यूजर कुछ भी एक्सट्रैक्ट करने की एक्सट्रैक्ट करता है तो उसका जब पैटर्न उसको मिल गया, ठीक है, जो उसको चाहिए था, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग डेटा उसको मिल चुका है, तो फिर नॉलेज बेस में वो डेटा स्टोर हो जाता है। ठीक है, तभी तो हमने देखा था एक बार आप गूगल पे कुछ भी सर्च कर लेते हो तो जब दोबारा से करते हो तो तुरंत ऑटोमेटिकली वहां पे आ जाता है, तो वो यहाँ पे नॉलेज बेस के थ्रू आता है। ठीक है, कि एक बार अगर कोई पैटर्न इवेलुएट हो गया तो वो पैटर्न फिर यहाँ पे स्टोर हो जाता है। नेक्स्ट टाइम यूजर सेम पैटर्न की डिमांड करता है तो फिर डेटा आपका यहीं से एक्सट्रैक्ट करता है, ना कि वेयर हाउस से। तो ये एक कंप्लीट आर्किटेक्चर था डेटा वेयर हाउस, सॉरी डेटा माइनिंग का। नेक्स्ट है कुछ ये मेजर इश्यूज है डेटा माइनिंग में। अब देखो हमने पढ़ा कि माइनिंग करने के लिए हमें टेक्नोलॉजी पता होनी चाहिए, हमें डेटाबेस पता होना चाहिए, आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, आपको किस टाइप का डेटा चाहिए, कैसे चाहिए, वो सब चीजें हमने डिसीजन मेकिंग में पढ़ी। लेकिन अब यहाँ पे कुछ इशू भी हैं। ठीक है, कैसे
जो प्रॉपर अब माइनिंग आप तभी कर पाओगे ना जब आपको एक प्रॉपर जो माइनिंग की जो टेक्निक्स है आपको वो अच्छे से आपको पता होंगी, तभी आप कर पाओगे। आपको अलग अलग डेटाबेस की नॉलेज होगी, ठीक है, आपको नॉलेज डेटाबेस की नॉलेज होगी, आपको पूरी प्रॉपर जो टेक्नोलॉजी है या फिर जो टेक्निक्स है उन सब का पता होगा। ये सब मेजर इशू आते हैं कि ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप क्या हो डेटा माइन कर पाओगे। ऐसे नहीं है कि वेयर हाउस से डेटा कोई भी माइन कर लेगा, उसके लिए प्रॉपर जो उसका फीचर जो उसकी कंप्लीट जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपको होनी चाहिए, तभी आप डेटा क्या कर पाओगे, माइन यहाँ पे कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ये प्रॉपर समरी आ गई इसी पूरे की कि डेटा माइनिंग क्या होती है, केडीडी प्रोसेस में क्या होता है, ये सब चीजें हैं, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। देखो माइनिंग का अगर मैं देखूं तो इम्पोर्टेंट जो है सिर्फ केडीडी जो स्टेप्स होते हैं, एक तो ये वाला टॉपिक इसमें इम्पोर्टेंट है, और एक आपका ये आर्किटेक्चर्स, ठीक है, और उसके साथ में फिर जो टेक्निक्स हैं जो हम आगे करेंगे वो टेक्निक्स इंपॉर्टेंट है माइनिंग में, और टेक्निक्स से ही क्वेश्चन आता है, क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग, जो ये सारी टेक्निक्स हैं उनसे ही इंपॉर्टेंट आते हैं। तो अगर इस यूनिट की बात करें, यूनिट नंबर 7 है ये आपकी, तो इसमें इंपॉर्टेंट जो है एक तो ये केडीडी प्रोसेस आएगा कि कौन कौन से स्टेप्स को आप फॉलो करते हो जब माइन करते हो डेटा को, और दूसरा एक आर्किटेक्चर आ सकता है कि डेटा माइनिंग का आर्किटेक्चर कैसा होगा, कैसे आपका माइनिंग इंजन जो है वर्क करता है, कैसे माइनिंग होती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस है। तो एक बार मैं आपको पीडीएफ को शेयर कर देती हूँ इसकी, जो ये आपका है ना क्या, हाँ यूनिट नंबर 7 है ये आपकी, इसकी मैं आपको पीडीएफ दे देती हूँ, देख लेते हैं उसमें भी क्या है। डेटा माइनिंग, ठीक है, तो देखते हैं इसमें फर्स्ट यही है डेटा माइनिंग क्या है और इस बेनिफिट, इसके एडवांटेजेस क्या हैं। अब यहाँ पे हाउ डज डेटा माइनिंग वर्क्स, कैसे वर्क करता है, तो ये स्टेप्स अभी हमने देखे, ये वही स्टेप्स हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले डेटा की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको, फिर डेटा आपका प्रिपेयर किया जाएगा, उसके बाद मॉडलिंग होगी, फिर इवैल्यूएशन होगा। ठीक है, मॉडलिंग का मतलब यहाँ पे पैटर्न से है कि आपका एक पैटर्न बनेगा, पैटर्न इवैल्यूएट होगा, उसके बाद डिप्लॉयमेंट होके और आपका बिजनेस मतलब में आप इसको यूज कर सकते हो। मतलब वही स्टेप्स आप इसमें आप वो स्टेप भी लिख सकते हो जो अभी हमने स्टेप देखे कि कैसे कैसे आपका वर्क करता है, उसमें आप वो स्टेप लिख सकते हो, और ये वाला लिखो तो भी चलेगा। ठीक है, उसके बाद क्लासिफिकेशंस ऑफ डेटा माइनिंग सिस्टम की क्लासिफिकेशंस हैं, ये भी हमने देखे कि क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ डेटा सोर्स माइंड। ठीक है, मतलब किस टाइप का डेटा आपको माइंड करना है उसके बेस पे आप क्लासिफाई कर रहे हो। ठीक है, कैसे आपका मॉडल ड्रॉ होगा वो आप देख रहे हो, कैसे कौन कौन सी टेक्निक्स को आप फॉलो करोगे उसके बेस पे आप क्लासिफिकेशन कर सकते हो। ठीक है, डेटा माइनिंग की यहाँ पे कुछ टेक्निक्स हैं, क्लासिफिकेशन है, एसोसिएशन है, क्लस्टरिंग है, ये सारी हम आगे देखेंगे, रिग्रेशन वगैरह जो भी है। नेक्स्ट है आपका डेटा माइनिंग वर्सेस डेटा वेयर हाउस। यहाँ पे वेयर हाउस में और माइनिंग में डिफरेंस है आपका, ये आप कर लेना। नेक्स्ट आपका ये वही है, चेक प्रोग्रेस 1 है, यहाँ पे कुछ टूल्स हैं, डेटा माइनिंग जब आप करते हो तो कुछ टूल्स को हम फॉलो करते हो। ठीक है, तो ये टूल्स हैं यहाँ पे आपके, रेटल हो गया, रैपिड माइनर हो गया, डेटा मैरिट हो गया, इनके आप सिर्फ आपको थोड़ा थोड़ा आप इनका देख लेना कि अलग अलग ये टूल्स हैं, सारे ही सबकी वर्किंग क्या होगी, डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है। यहाँ पे एप्लीकेशंस हो गया डेटा माइनिंग का, कहाँ कहाँ पे आप यूज करते हो डेटा माइनिंग को। ठीक है, यहाँ पे कुछ माइनिंग इश्यूज हैं कि आपको मेथोडोलॉजी पता होनी चाहिए, परफॉर्मेंस का इश्यू आता है, डेटा टाइप्स का इश्यू आता है। यहाँ पे आपकी टोटल समरी होगी और आपका चेक प्रोग्रेस का क्वेश्चन हो गया आपका। ठीक है, देखो डिस्क्रिप्टिव टेक्निक्स की बात करें तो डिस्क्रिप्टिव टेक्निक्स में आपकी एसोसिएशन और क्लस्टरिंग आता है। ठीक है, और जो प्रेडिक्टिव की बात करें तो प्रेडिक्टिव में आपका क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, ये सारी टेक्निक्स आती है, ये हम आगे देखेंगे। आगे जो आपके यूनिट नंबर शायद 9, 10, 11, 12 नहीं 9, 10, 11 ये तीनों ही यूनिट जो आपके टेक्निक्स को लेके हैं। ठीक है, इनमें हम एसोसिएशन क्या होता है, कैसे हम एसोसिएशन के लिए कौन से एल्गोरिथम फॉलो करते हैं वो सारे हम देखेंगे। क्लस्टरिंग में कौन कौन से एल्गोरिथम यूज होती हैं क्लस्टरिंग करने के लिए, क्लासिफिकेशन के लिए। यहाँ पे सिंपल आपका क्या है, डेटा माइनिंग की जो क्वेश्चन था चेक प्रोग्रेस का वो था कि डिस्क्रिप्टिव और प्रिडिक्टिव टेक्निक्स बताओ कौन सी है। तो यहाँ पे आपको सिंपल एक बेसिक लिखना है कि डिस्क्रिप्टिव टेक्निक्स एसोसिएशन और क्लस्टरिंग होता है। इसमें क्या होता है
कि डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है कि जो सिमिलरिटी के ग्रुप बनाना एक तरह से, ठीक है, मतलब जो कॉमन फीचर्स होंगे या फिर कॉमन प्रॉपर्टीज होंगे उसके बेस पे आप क्या कर रहे हो, एक पैटर्न जनरेट कर रहे हो और उस पैटर्न को फिर उसके अकॉर्डिंग आप डेटा को फाइंड कर रहे हो, ठीक है। तो एसोसिएशन में भी क्या होता है, आपको एसोसिएटिविटी देखनी है कि दो आइटम्स हैं उनके बीच में कैसे लिंक है, कैसे कनेक्ट है एक दूसरे से, वो आपका एसोसिएशन हो गया। क्लस्टरिंग में क्या हो गया, अपने जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है, कॉमन फीचर्स है, उसके बेस पे आप ग्रुप बना रहे हो अलग अलग आइटम्स का, वो आपकी क्लस्टरिंग में हो गया, ठीक है। प्रेडिक्टिव टेक्निक्स में आपकी क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन टेक्निक्स आती हैं, ठीक है, तो ये हम करेंगे नेक्स्ट प्रोग्रेस में। ये आपके टूल्स की बात आ रही है यहाँ पे कि जो डेटा माइनिंग के टूल्स हैं वो कौन कौन से हैं, जिनके क्या क्या फीचर्स हैं, वो सब यहाँ पे है, ठीक है। इसके बाद ये आपका यूनिट नंबर 7 कंप्लीट हुआ। इसमें से आपको जो इम्पोर्टेंट है वो आपको सिंपल करना है, माइनिंग का जो प्रोसेस स्टेप्स हैं वो वाला क्वेश्चन, एक आर्किटेक्चर्स को लेके और या फिर टूल्स का थोड़ा बहुत, ठीक है। टूल्स का भी बहुत कम आता है, लेकिन फिर भी आप नाम तो एटलीस्ट याद कर लेना कौन कौन से टूल्स हम माइनिंग में यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपका था जो था वो यूनिट नंबर 7 था। तो इसके बाद यूनिट नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। मैं आपको पीपीटी शेयर कर देती हूँ यूनिट नंबर 8 की, और उसके बाद सॉरी ब्लॉक नंबर 3 की। अभी हम ब्लॉक नंबर 3 पे हैं, ठीक है। तो माइनिंग का जो यूनिट नंबर 8 का जो टॉपिक्स है वो मैं आपको शेयर कर देती हूँ, और फिर आपके हम यूनिट नंबर 8 देख लेंगे, ठीक है। तो 10:45 पे क्लास दोबारा स्टार्ट करेंगे, तब तक मैं आपको शेयर कर देती हूँ जी। हेलो स्टूडेंट, क्लास स्टार्ट करते हैं दोबारा से। तो ये आपकी यूनिट नंबर 8 है, क्या है, डेटा प्री प्रोसेसिंग, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं प्री प्रोसेसिंग क्या होती है और कौन कौन से टेक्निक्स हम प्री प्रोसेसिंग में यूज करते हैं। हमने वेयर हाउस में भी देखा था कि डेटा को पहले प्री प्रोसेस किया जाता है, क्योंकि जब आप डेटा माइनिंग यूज कर रहे हो मींस डेटा वेयर हाउस से ही डेटा आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो जो डेटा वेयर हाउस में डेटा जाएगा उससे पहले डेटा की प्री प्रोसेसिंग होती है, क्योंकि जब डेटा प्री प्रोसेस्ड हो जाता है उसके बाद ही आपका डेटा वेयर हाउस में स्टोर होता है, और उसके बाद आप डेटा को माइन करते हो वेयर हाउस से। तो प्री प्रोसेसिंग क्या होती है, प्रॉपर एक मीनिंगफुल डेटा ही आपका वेयर हाउस में डेटा स्टोर हो, उसके लिए हम प्री प्रोसेसिंग करते हैं। इसके अंदर हम डेटा की क्लीनिंग करते हैं, डेटा इंटीग्रेशन, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन और डेटा के रिडक्शन, ठीक है। क्योंकि हमने देखा था कि जब हम ये जो था ना वेयर हाउस, डेटा वेयर हाउस में जब आपका डेटा जा रहा था तो उससे पहले स्टेजिंग एरिया के अंदर डेटा की ये सारी चीजें होती थी, ठीक है। तो उसी को हम बोलते हैं डेटा प्री प्रोसेसिंग, मतलब डेटा स्टोर करने से पहले डेटा को प्री प्रोसेस्ड किया जाता है, ठीक है। मतलब मीनिंगफुल डेटा ही आपका वेयर हाउस में जाए, तभी आप मीनिंगफुल पैटर्न्स माइनिंग के थ्रू निकाल सकते हो, एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डेटा प्री प्रोसेसिंग क्या होती है। Data pre-processing, it is the data mining techniques that involves transforming raw data into an understandable format, ठीक है। वही है कि जब आपका रो डेटा आया था, बहुत सारा डेटा अलग अलग उसमें लिया था आपने, फॉर्मेट से डेटा आ रहा था, तो जो रो डेटा था उसको एक मीनिंगफुल पैटर्न में, एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में, एक मीनिंगफुल फॉर्मेट में क्या करना, कन्वर्ट करना, वो आपका होता है प्री प्रोसेसिंग, ठीक है। ये हम पहले भी कर चुके हैं, तो ये आपकी माइनिंग के पार्ट है, ठीक है। क्योंकि वेयर हाउस के अंदर डेटा माइनिंग के थ्रू ही डेटा माइन किया जाता है, ठीक है। तो उससे पहले डेटा आपका प्री प्रोसेस्ड होता है, जिसमें आपका जो रो डेटा होता है, जो डेटा डायरेक्ट अलग अलग उसमें आ रहा है। देखो मैंने आपको लास्ट टाइम पोटैटोज का वो बताया था कि जो पोटैटोज की फार्मिंग होती है उसमें क्या होता है, फार्मर्स क्या है, अलग अलग एरिया से जो है फार्मर्स वो पोटैटोज को एक जो सेंट्रलाइज्ड स्टोरेज है वहां पे जाके स्टोर कर देते, तो वो आपका क्या रो डेटा है, डायरेक्ट फार्मर ने से लिया और वहां पे डंप कर दिया, वो आपका रो डेटा है। लेकिन उस रो डेटा को क्या करना, एक मीनिंगफुल या फिर एक अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, दैट इज कॉल्ड डेटा प्री प्रोसेसिंग, ठीक है। अब उसमें से अलग अलग से मतलब जो
खराब है पोटैटोज, उनको बाहर निकाल देना। जो एक टाइप्स का जो एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे हम एक तरह का जो बोल सकते हैं वो एक टाइप का जो पोटैटोज है उसको अलग करना, उसको अलग करना। तो मतलब वो सारी की सारी चीजें आपकी प्री प्रोसेसिंग का पार्ट है। मतलब रॉ डेटा को एक मीनिंगफुल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, दैट इज कॉल्ड डेटा प्री प्रोसेसिंग। ठीक है। नेक्स्ट है मेजर ऑफ द डेटा क्वालिटी। अब आपको यहाँ पे है हमें डेटा की क्वालिटी इंप्रूव करनी है। मतलब हम चाहते हैं कि अच्छी क्वालिटी का डेटा आपका डेटा वेयर हाउस में स्टोर हो। तो जो डेटा क्वालिटी को मेजर किया जाता है उसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं, किस बेस पे आप बताते हो कि डेटा की क्वालिटी अच्छी है या नहीं है। ठीक है। तो कुछ मेजर फैक्टर्स होते हैं जिसके बिहाफ पे हम क्या करते हैं, डेटा की क्वालिटी को मेजर करते हैं। एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस, कंसिस्टेंसी, टाइमलाइन, बिलीवेबिलिटी, वैल्यू एडेड, इंटरप्रेटेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी। मतलब देखो आपका डेटा क्वालिटी क्या होगा कि डेटा एक्यूरेट होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, टाइम टू टाइम अपडेटेड होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए डेटा। ठीक है। और एक्सेस इजीली आप एक्सेस कर पाओ डेटा को, ये सारी चीजें वैलिड होना चाहिए आपका डेटा। तो वो सारी चीजें क्या होती है, डेटा की क्वालिटी को डिफाइन करती है। ठीक है। देखो गलत डेटा होगा तो उससे क्या होगा, उससे आपका जो हम जो माइंड कर रहे हैं तो एक गलत पैटर्न आपका बनेगा, क्योंकि जो फिर जो यूजर का जो इंटरेस्ट होगा उसके अकॉर्डिंग वो डेटा आएगा ही नहीं। अगर डेटा गलत है, एक्यूरेट डेटा नहीं है तो, रॉन्ग डेटा है तो, ठीक है, इनकम्प्लीट डेटा है तो उसका क्या वो मीनिंगलेस हो जाएगा वो। ठीक है। क्योंकि कंप्लीट डेटा ही आपका होना चाहिए। क्योंकि हम क्या करते हो डेटा को फिर माइन करते हैं, माइन करके आप एक नॉलेज डिस्कवर कर रहे हो, तो एक कंप्लीट डेटा ही होगा। इनकम्प्लीट डेटा क्या होगा आपका, यूजलेस हो जाएगा वहां पे। ठीक है। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी मीन्स डेटा जो है कंसिस्टेंट होना चाहिए। मतलब कि अगर सेम डेटा डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे है तो डेटा जो है सेम डेटा होना चाहिए। मतलब अगर सेम डेटा है तो फिर वो डेटा एक जैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर एक किसी क्वेश्चंस का जवाब आ रहा है तो आप किसी भी पैटर्न को फॉलो करके निकालो तो आंसर तो सेम ही आना चाहिए। ठीक है। तो देखो अगर मैं कहती हूँ 2⁻²⁴ होता है। ठीक है। तो 2⁻²⁴ होता है। अगर मैं करूँ 2+2 तो भी 4 होएगा। 2 मतलब आप किसी भी वे से निकालो, जो आपका रिजल्ट आएगा फाइनल वो सेम आना चाहिए। ठीक है। अगर सपोज करो स्टूडेंट का डेटा है, ठीक है, स्टूडेंट का डेटा डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में, लाइब्रेरी में भी है। ठीक है। जैसे लाइब्रेरी में भी डेटा होता है स्टूडेंट्स का, ठीक है, और एडमिन के पास भी होता है। ये सारा डेटा अलग अलग लोकेशन पे है। ठीक है। अगर मुझे किसी स्टूडेंट्स का क्या निकालना है, रोल नंबर निकालना है, तो ऐसा नहीं है कि लाइब्रेरी से उस स्टूडेंट का रोल नंबर अलग निकले और एडमिन के उससे उसका अलग निकले, क्योंकि सब सेम डेटा अलग अलग लोकेशन पे है तो फिर रिजल्ट भी आपका सेम ही आना चाहिए। तो वो होती है आपकी कंसिस्टेंसी, कि डेटा हमेशा कंसिस्टेंट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है, हम लाइब्रेरी से भी डेटा ले सकते हैं, एडमिन से भी ले सकते हैं। तो अगर आप अलग अलग लोकेशंस पे डेटा को स्टोर कर रहे हो तो फिर आपका जो रिजल्ट आएगा, अगर आप कोई क्वेरी जनरेट करते हो तो उसका जो रिजल्ट आएगा उस डेटा को लेके तो वो भी आपका क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। ठीक है। टाइमलाइंस का मतलब वही है, टाइम टू टाइम आपका डेटा अपडेट होना चाहिए। ठीक है। और बिलीवेबिलिटी मतलब बिलीव कर पाओ, वैलिड डेटा होना चाहिए। ऐसा नहीं है, देखो हर एक डेटा का क्या होता है, डोमेन होता है। ठीक है। तो जो डोमेन मतलब एक स्पेसिफिक रेंज होती है डेटा की, तो जो डेटा की जो वैल्यू होगी किसी भी एट्रीब्यूट्स के रिस्पेक्ट में जो डेटा होगा वो क्या होगा, उस डोमेन के अंदर ही लाई करना चाहिए। ठीक है। देखो जैसे एज होता है, ठीक है, एज का डोमेन क्या होगा, एज है, एज का डोमेन हो सकता है कि कभी भी एज जो है नेगेटिव में नहीं होगी। ठीक है। और एज में हमेशा एक न्यूमेरिकल वैल्यू ही होगी। तो वो एक डोमेन स्पेसिफाई किया गया है कि एक रेंज डिसाइड की गई है कि जो एज होगी वो ना तो कभी नेगेटिव में जाएगी और ना कभी उसमें अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू आप दे सकते हो, हमेशा न्यूमेरिक वैल्यू ही उसमें होगी। तो वो डोमेन है। तो इसी तरह मतलब कि जो डेटा होगा वो एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है डेटा का जो एट्रीब्यूट्स है, एट्रीब्यूट्स होते हैं ना, नेम एज, ये सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो जो एट्रीब्यूट्स है उस एट्रीब्यूट्स के डोमेन रेंज के डोमेन के अंदर ही आपकी वैल्यू लाई करनी चाहिए। ठीक है। ऐसा नहीं है, सपोज करो नेम है किसी का, ठीक है, तो नेम हमेशा क्या होगा, नेम आप क्या होगा, हमेशा अल्फाबेट में ही आएगा ना नेम। ऐसा नहीं है, आप नेम के अंदर जो नेम एट्रीब्यूट है उसके अंदर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू डाल दो तो फिर वो क्या उस डोमेन से बाहर हो गया, तो वो आपका वैलिड डेटा नहीं रहा। ठीक है। तो डेटा हमेशा वैलिड होना चाहिए, एक प्रॉपर डोमेन के अंदर ही लाई करना चाहिए, वही तभी आप उस डेटा की क्वालिटी मेजर कर पाओगे। ठीक है। अगर ऐसा है हर वैल्यू जो है डोमेन के अंदर है तो इट मीन्स डेटा की जो क्वालिटी है वो एक अच्छी क्वालिटी का डेटा है। तो ये इन फैक्टर्स के बिहाफ पे हम डेटा को क्या करते हैं,
मेजर करते हैं, ठीक है, कि आपका डेटा सही है, गलत है, डेटा की क्वालिटी गुड है या पुअर है, कैसी क्वालिटी का डेटा आप रख रहे हो, ठीक है। तो वो होता है आपका मेजरिंग पॉइंट से ही आपकी क्वालिटी को लेके, ठीक है। उसके बाद एक्सेसिबिलिटी भी यही होती है कि भाई आप एक्सेस कर पाओ ना डेटा को, जो आपको डेटा चाहिए वो एक्सेसिबल होना चाहिए, ठीक है, मतलब इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है एक ही डेटा को आप सर्च करने में टाइम लगा दो, तो एक्सेसिबिलिटी उसकी अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है। एक सेकेंड, एक्सक्यूज मी मैम। ठीक है। और एक इसमें रहेगा इंटरप्रेटेबिलिटी। इंटरप्रेटेबिलिटी मतलब आप इजीली इंटरप्रेट कर पाओ डेटा को, एक्सप्लेन कर पाओ डेटा को, ठीक है, वो आपका होना चाहिए, वो भी एक अच्छा होना चाहिए ताकि आप जो इजीली जो है उसको इंटरप्रेट कर पाओ डेटा को, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो है डेटा की क्वालिटी होती है, जिसके बिहाफ पे हम डेटा को मेजर करते हैं कि उसकी क्वालिटी अच्छी है या फिर नहीं है। क्योंकि देखो अगर एक अच्छी क्वालिटी का डेटा वेयर हाउस के अंदर होगा तो आप इजीली डेटा को माइन कर पाओगे। और हमने देखा था कि जो हम वेयर हाउस में जो डेटा होता है वो हम फ्यूचर्स के लिए हम यूज करते हैं। फ्यूचर में अगर आपको कोई डिसीजन लेना है उसके बिहाफ पे ही हम डिसीजन लेते हैं। तो एक अच्छी क्वालिटी का डेटा आपके वेयर हाउस के अंदर होना चाहिए, तभी आपका जो डिसीजन मेकिंग वाला जो प्रोसेस होगा वो अच्छा होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, एक्सक्यूज मी मैम। यस बोलिए, मैम आपने एज वाला एग्जांपल कौन से पैरामीटर में दिया था? क्या कह रहे हो? एज वाला एग्जांपल आपने कौन से पैरामीटर में दिया था? बिलीवेबिलिटी में बोल सकते हैं कि बिलीवेबल होना चाहिए ना आपका डेटा। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बोल रहे हो, ठीक है, वैलिड डेटा होना चाहिए ना। वैलिडिटी में आप मेनली आपका ये आता है कि डेटा जो आपका वैलिड होना चाहिए। ओके ओके मैम। एक एक्यूरेट होता है, एक वैलिड होता है। एक्यूरेट का मतलब डेटा सही होना चाहिए, ठीक है, और वैलिड का मतलब वैलिड होना चाहिए, जो एक प्रॉपर डोमेन जो है, रेंज जो है, उस रेंज के अंदर ही आपका डेटा होना चाहिए, वो वैलिडिटी होती है कि वैलिड डेटा है, ठीक है। एक्यूरेटी अलग चीज होती है, वैलिडिटी अलग होती है, ठीक है। हाँ एक्यूरेटी मैम। का, हाँ जी बोलो। यस मैम, आप कुछ कह रहे थे। नहीं आप बोल रहे थे, बोलो। मैं ये कह रहा था एक्यूरेसी का जो एग्जांपल हो गया वो ये हो गया कि जो ओल्ड एज हो गई वो विद इन 60 to 100 के बीच में लाई करनी चाहिए। और जो बिलीवेबिलिटी है वो ये हो गया कि जो एज की है वो 0 to 100 के बिटवीन होनी चाहिए। हाँ, मतलब एक डोमेन डिसाइड किया कर रखा, हर डेटा का, हर टाइप्स का जो डेटा होता है उसका एक डोमेन पहले ही डिफाइंड है, ठीक है, तो उस डोमेन के अंदर ही आपका डेटा होना चाहिए। तो ये सारे क्या थे, आपके डेटा की क्वालिटी को मेजर करते हैं। नेक्स्ट इसमें है आपका डेटा प्री प्रोसेसिंग टेक्निक्स, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि प्री प्रोसेसिंग वही होता है कि एक अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में एक मीनिंगफुल डेटा आपको बनाना है, ठीक है, मीनिंगलेस डेटा ना हो आपका। तो उसके लिए आप डेटा की क्लीनिंग करते हो, डेटा इंटीग्रेट करते हो, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन और डेटा के रिडक्शन, ठीक है। तो देखो फर्स्ट है आपका डेटा क्लीनिंग। सिंपली है डेटा क्लीनिंग का मतलब डेटा को क्लीन करना। अब क्लीन कैसे करना, ऐसा तो नहीं है उसको हम पानी से धो रहे हैं, ऐसा नहीं होता। तो क्लीनिंग का मतलब यहाँ पे क्या है, देखो डेटा की क्लीनिंग यहाँ पे क्या है कि देखो मिसिंग वैल्यू ना हो। अगर कोई वैल्यू मिसिंग है तो आप उसको फिल कर दो, ठीक है। डेटा एरर वाला डेटा ना हो, ठीक है। और अगर ऐसा कोई डेटा है, अगर देखो ज्यादा सपोज 50, अगर एक आपका डेटा है, स्टूडेंट्स का डेटा है, ठीक है, और उस डेटा के अंदर 60% डेटा ऐसा क्या है, मिस है, ठीक है, डेटा मतलब है ही नहीं उसमें। तो ऐसा तो नहीं है आप उसमें कुछ भी फिल कर दोगे, नहीं। तो हम ऐसा करते हैं कि जब ऐसा कुछ होता है कि आपका जो ज्यादा डेटा मिसिंग है तो हम उसको कैसे फिल करेंगे, क्योंकि हमें तो डेटा जो है एक जो मीनिंगफुल डेटा ही आपको वेयर हाउस में स्टोर करना है। और आपके पास आपने जो डेटा आपने लिया था अलग अलग सोर्सेज से, जो डेटा आया आपके पास उसमें से 60% डेटा तो ब्लैंक है, मतलब उसमें कोई वैल्यू है ही नहीं। तो फिर आप क्या करोगे, तो ऐसा तो नहीं है आप उसमें कोई भी वैल्यू फिल कर दोगे तो फिर क्या होगा, डेटा की एक्यूरेसी लॉस हो जाएगी, वहां पे एक्यूरेसी नहीं रहेगी। तो हम कैसा करते हैं, अगर आपके पास 60% से डाटा 60% डेटा ऐसा है कि जो मिस है, फिल नहीं है, ब्लैंक है,
तो आप क्या करो, ऐसे टपल्स को क्या करो, फिर इग्नोर कर दो, उनको बिल्कुल स्किप कर दो। अगर ऐसा है कि आपके पास सिर्फ 10% डेटा ऐसा जो फिल नहीं है, मतलब मिसिंग है, तो उसमें आप क्या करोगे, जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है ना उसको आप फिल कर दो वहां पे, ठीक है। जैसे देखो, अगर कोई न्यूमेरिक डेटा है तो हम बाय डिफॉल्ट 0 ले लेते हैं, ठीक है। डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है न्यूमेरिक में, 0 होती है ना। तो सपोज करो कोई न्यूमेरिक डेटा है, वो फिल नहीं है, मिसिंग है वहां पे कोई वैल्यू, तो हम क्या करेंगे वहां पे बाय डिफॉल्ट उसको 0 कर देंगे। लेकिन वो तब होगा जब उसका वेटेज कम है, ठीक है। अगर वेटेज ज्यादा है तो फिर हम क्या करेंगे, हमें उस पूरी ही पूरी रो को क्या करना पड़ेगा, इग्नोर करना पड़ेगा। क्योंकि हम ऐसा तो नहीं है हम कुछ भी डेटा उसमें डाल देंगे, क्योंकि फिर डेटा की एक्यूरेसी नहीं रहेगी। क्योंकि हमें ऐसा डेटा ही, एक मीनिंगफुल डेटा ही वेयर हाउस में स्टोर करना है, ताकि हम जो उसको एनालिसिस करें, उसको ऑब्जर्व करके फ्यूचर के लिए हम कोई डिसीजन ले पाए। तो इस तरह से हम डेटा की क्लीनिंग करते हैं कि या तो कोई वैल्यू मिसिंग है तो उसको हम फिल कर दें, या फिर क्या करें, जो एरर वाला डेटा है उसको हटा दें वहां से, ठीक है। देखो एरर वाले डेटा में क्या हो सकता है कि ऐसा नहीं होगा कि देखो जैसे कि आपका कोई टोर्टोइज है, ठीक है, जो आपकी मशीन लर्निंग है वो कहती है टोर्टोइज की इमेज है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, वो हम बोल रहे हैं कि इमेज आपकी टोर्टोइज की और आप वहाँ पे टर्टल की इमेज लगा दो, क्योंकि वो थोड़ी सी सेम सी होती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो, तो फिर वहाँ पे क्या होगा, आपका एरर आएगा डेटा में, क्योंकि वो टोर्टोइज की मांग रहा है, आप टर्टल की इमेज दे रहे हो, तो फिर आपका डेटा क्या होगा, वहाँ पे नॉइसी डेटा हो गया। तो इस टाइप का ऐसा नहीं है कि मिलता जुलता सा है तो हम उसको लगा देंगे, नहीं। तो डेटा की जो वहाँ पे क्या होगा, डेटा नॉइसी डेटा है तो हम उसको भी क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, ऐसा नहीं कर सकते हम। तो डेटा क्लीनिंग का मतलब क्या है, पूरा साफ सुथरा डेटा ही आपका जाना चाहिए, डेटा कंप्लीट होना चाहिए, डेटा कंसिस्टेंट होना चाहिए, नॉइजी डेटा उसके अंदर ना हो, ठीक है। डेटा को इंटीग्रेशन की बात करते हैं, तो देखो इंटीग्रेशन में क्या है, डेटा इंटीग्रेट करना है हमें, क्योंकि हमें अलग अलग फॉर्मेट से हम डेटा ले रहे हैं, ठीक है। हमने देखा था कि जो डेटा वेयर हाउस में डेटा डिफरेंट सोर्सेज से आ रहा है, ठीक है। कोई फ्लैट फाइल में डेटा आ रहा है, कोई डेटा एसक्यूएल के फॉर्मेट में आ रहा है, मतलब अलग अलग फॉर्मेट्स में आ रहा है, रिलेशनल फॉर्म में आ रहा है। तो हमें क्या करना है, उसको एक इंटीग्रेट, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ही कन्वर्ट करना सारे के सारे डेटा को, ठीक है। वो होते हैं इंटीग्रेशन। नेक्स्ट आता है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हमारे नॉर्मलाइजेशन और एग्रीगेशन आता है। देखो नॉर्मलाइजेशन आपको पता होगा, नॉर्मलाइजेशन क्या कहता है कि जो एक डेटाबेस है उसके अंदर जो डेटा है, उसके अंदर जो डुप्लीकेसी होती है ना डेटा की, जो रिडंडेंसी होती है वो क्या हो, कम से कम हो, ठीक है। रिडंडेंसी को रिमूव नहीं कर सकते हम प्रॉपर, ऐसा नहीं कर सकते हम कह दें कि हम 0% रिडंडेंसी कर देंगे किसी भी डेटा में, ऐसा नहीं हो सकता। हम क्या कर सकते हैं, रिडंडेंसी को रिड्यूस कर सकते हैं कि जितना हो सके हम उसको मिनिमाइज कर दें, वही आपकी नॉर्मलाइजेशन होती है। नॉर्मलाइजेशन यही कहती है कि आपको जो डेटा के अंदर जो डुप्लीकेसी है उसको हमें क्या करना है, उसको हमें मिनिमाइज करना है, उसको हमें रिड्यूस करना है, ठीक है। देखो अब ऐसा हमें क्यों करना पड़ा, क्योंकि हमने अभी कंसिस्टेंसी की बात की, क्योंकि अगर सेम डेटा अलग अलग लोकेशन पे है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा जो रिजल्ट आएगा वो फाइनल भी सेम आना चाहिए, ठीक है। अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ फिर डेटा कंसिस्टेंट नहीं रहा, तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो डुप्लीकेसी होती है ना उसी को हम कम करने की कोशिश करते हैं कि हम जो डेटा है सेम डेटा अलग अलग लोकेशन पे क्या हो, कम से कम रखें। कि अगर हमारा एक ही लोकेशन से काम चल रहा है तो हम उस पर ही रख लेना, ऐसा क्यों करें कि हमारे डेटा डुप्लीकेट डेटा आ रहा है कि सेम डेटा वहां भी है वहां भी है वहां भी है, ठीक है। तो इस तरह से हम नॉर्मलाइज करते हैं डेटा को कि जो रिडंडेंसी है वो डेटा के अंदर क्या हो जाए, मिनिमाइज हो जाए, रिड्यूस हो जाए। तो ट्रांसफॉर्मेशन यही कहती है कि हमें डेटा को नॉर्मलाइज करना है, कम करना है, उसकी वॉल्यूम कम करनी है। वॉल्यूम कम करने का मतलब ये नहीं है कि हम डेटा का जो मेन ओरिजिनल डेटा है उसको ही हम रिमूव कर दें, ठीक है। वॉल्यूम कम का मतलब क्या है, हम डेटा को मिनिमाइज तो करें बट उसका जो मीनिंग जो है, एक्चुअल में जो मीनिंग जो है, ओरिजिनल जो डेटा है वो आपका सेम रहे, ठीक है। वो ना हो, ऐसा ना हो कि वॉल्यूम कम करने के चक्कर में डेटा की जो एक्चुअल में जो डेटा वही आपका लॉस हो जाए, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन कहता है कि आपको डेटा को नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में लाना और एग्रीगेट करना है, मतलब हमें समराइज डेटा यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। डेटा को हमें समराइज करना है। नेक्स्ट आता है डेटा के रिडक्शन। रिडक्शन में वही है, आपको डेटा को क्या करना है, रिड्यूस करना है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन में डेटा रिड्यूस, जो नॉर्मलाइजेशन था उसमें डेटा की वॉल्यूम के बेस पर डेटा को रिड्यूस नहीं करे, हम उसकी डुप्लीकेसी के बेस पे कर रहे हैं कि उसकी डुप्लीकेसी कम से कम करते जाए और फिर डेटा आपका रिड्यूस हो जाए। लेकिन डेटा रिडक्शन क्या कहता है कि आपको वॉल्यूम वाइज डेटा रिड्यूस करना है, ठीक है। वॉल्यूम मतलब उसकी वॉल्यूम को क्या करना है, रिड्यूस करना है, ठीक है। तो अभी देखो इसको हम अच्छे से और एक्सप्लेन करेंगे, आगे हम पूरा इसको देखेंगे। तो नेक्स्ट डेटा क्लीनिंग्स में एक वो था रिमूविंग आउटलायर्स, उसका मतलब क्या था? आउटलायर्स में बेटा एक तरह से नॉइसी डेटा ही होता है। ओके। तो डेटा इररिलेवेंट डेटा। हाँ जी,
डेटा प्री प्रोसेसिंग का मतलब वही है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, देखो वही अभी मैंने बताया, डेटा क्लीनिंग होते हैं कि मिसिंग वैल्यू ना हो, ठीक है, इनकंसिस्टेंसी ना आए डेटा के अंदर, एरर वाला डेटा आपका ना हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अब देखो मिसिंग वैल्यू के लिए आप क्या करते हैं कि आपके पास सपोज करो डेटा आ चुका है, रो डेटा आपके पास, उसमें बहुत सारा डेटा मिस है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहला तो अभी मैंने बताया कि अगर ऐसा है बहुत सारा डेटा क्या है मिस है, तो आप उन टप्पल्स को इग्नोर कर दो, ठीक है। दूसरा आप क्या करो, मिसिंग वैल्यू को मैनुअली फिल कर दो, ठीक है। या फिर क्या करो, किसी ग्लोबल कांस्टेंट को यूज कर लो, ग्लोबल कांस्टेंट वही होगा, जैसे न्यूमेरिकल के क्या होगा, बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 रख देंगे हम, ठीक है, तो वो ग्लोबल कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। या फिर हम क्या करेंगे, उस एट्रीब्यूट्स का मीन निकाल लेंगे, ठीक है। मीन का मतलब क्या होता है, एवरेज, एक तरह से हम एवरेज निकाल के और एवरेज वाली जो कोई वैल्यू होगी वो वहां पे फिल कर देंगे, वो होता है आपका एट्रीब्यूट्स मीन, ठीक है। या फिर कुछ प्रोबेबल वैल्यू, कुछ भी मतलब जो थोड़ी सी मतलब मैचिंग वाली जो वैल्यू होगी उसमें डाल देंगे, ऐसा नहीं है हम ऐसे कोई भी डेटा डाल देंगे, मतलब इनमें से किसी भी फीचर्स को आप यूज करके आप मिसिंग वैल्यू को यहाँ पे फिल कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इसमें, हाँ अच्छा, एक इसमें आता है बिनिंग और क्लस्टरिंग, ठीक है। ये बिनिंग और क्लस्टरिंग अभी मैं पीडीएफ से करवाऊंगी, बिनिंग क्या होती है, क्लस्टरिंग क्या होती है। देखो क्लस्टरिंग तो सिंपल क्या होता है, क्लस्टर बनाने हैं, जो एक प्रॉपर मेन जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना, उसके बिहाफ पे आपको ग्रुप बनाने हैं, ठीक है। अब देखो एक क्लास में, क्लास है सपोज करो, ठीक है, क्लास में क्या होगा, वीक स्टूडेंट्स हैं, कुछ अच्छे स्टूडेंट्स हैं, तो हम क्या बना रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, उनके अंदर एक किसी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे बना रहे हैं। हमने वीक स्टूडेंट्स को वीक की कैटेगरी में क्यों रखा, किस बिहाफ पे रखा, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी बच्चों की, ठीक है, उसके बिहाफ पे हम कहते हैं कि ये वीक ग्रुप, ये वीक बच्चों का ग्रुप है, ये अच्छे इंटेलिजेंट बच्चों का ग्रुप है, तो वो होते हैं क्लस्टरिंग। मतलब आपके पास बहुत सारा डेटा पड़ा है, आप क्या कर रहे हो, किसी एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स या कॉमन फीचर्स या कॉमन प्रॉपर्टीज के बेस पे आप ग्रुप बना रहे हो, वो होती है क्लस्टरिंग। अब बीनिंग क्या होती है, बीनिंग हम 3 टाइप्स की हम बीनिंग यूज करते हैं, ठीक है। एक हम बीनिंग करते हैं, फ्रिक्वेंटली बीनिंग होती है, फ्रिक्वेंसी वाइज होती है, एक सेकेंड, बिनिंग होती है, एक हम फ्रीक्वेंसी वाइज बिनिंग करते हैं, एक मीन वाइज करते हैं, और एक हमारे बॉर्डर बाउंड्री वाइज होती है, ठीक है। अब वो क्या होती है, वो मैं आपको भी पीडीएफ दिखाऊंगी इसकी, तो उसमें से करवाऊंगी बिनिंग क्या होती है, ठीक है। तो ये आपकी डेटा की क्लीनिंग हो गई। नेक्स्ट है आपका डेटा इंटीग्रेट करना। तो इंटीग्रेशन में अभी मैंने बताया, मल्टीपल सोर्सेस से आपका डेटा आ रहा है, आपको कंबाइन करना है एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, ठीक है। मतलब आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लेके आना सारे के सारे डेटा को, वो आपका डेटा इंटीग्रेट हो गया। नेक्स्ट आपका इसमें आता है, नेक्स्ट आपका डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, आपको ट्रांसफॉर्म करना है, मतलब देखो ट्रांसफॉर्मेशन में अभी हमने देखा कि हमें डेटा को नॉर्मलाइज्ड करना है। नॉर्मलाइज्ड हम कैसे करेंगे कि डेटा को एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, मतलब ताकि हमारा डेटा क्या हो जाए, नॉर्मलाइज्ड हो जाए, फिर एग्रीगेट हो जाए। देखो अगर सपोज करो किसी भी उसका वो है, कोई प्रोडक्ट है, उसका उसकी सेल है, ठीक है, तो टोटल सेल इतनी है, तो हम अलग अलग सेल ना बता के हम और सेल बता दें, तो वो एग्रीगेट हो गया, हमने डेटा को समराइज कर दिया, ठीक है। और नॉर्मलाइजेशन अभी हमने देखा कि डेटा को क्या करना है, इसमें से डुप्लीकेसी रिमूव करनी है, कि जो डुप्लीकेट डेटा उसको वहां से हम हटाते चले जाएं, वो आपका क्या हो गया। तो हम क्या कर रहे हैं, डेटा को अलग अलग फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो आपकी होगी आपकी ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट आता आपका डेटा रिडक्शन। रिडक्शन में अभी मैंने बताया कि वॉल्यूम वाइज आपको डेटा क्या करना है, रिड्यूस करना है, बट उसकी क्या हो, जो उसकी इंटीग्रिटी है, जो उसकी एक्चुअलिटी है, वो वहां पे मेंटेन रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है आप डेटा को ऐसे ही कोई भी डेटा हटा रहे हो, नहीं, आप डेटा को हटा रहे हो बट उसका वॉल्यूम कम कर रहे हो, लेकिन उसका जो ओरिजिनल डेटा, जो एक्चुअल डेटा है, वो आपको मेंटेन करके रखना है। डेटा की जो इंटीग्रिटी है उसको मेंटेन करना है, वो कभी भी वो ना हो, ठीक है, लूज ना हो। तो ये आपका क्या था, डेटा की कंप्लीट प्री प्रोसेसिंग थी, क्लीनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, इंटीग्रेशन और रिडक्शन, ठीक है। मैम एक बार मैं आपको, यस बोलो। मेरे को एक चीज समझ नहीं आई है। हाँ बोलो। मैम मेरे को ये वाला एक जो स्लाइड है ऊपर वाली वो समझ नहीं आई, डेट डेटा इंटीग्रेशन वाली। एक सेकंड देखते हैं, इंटीग्रेशन वाला। हाँ मैम, इसका ये मीनिंग होता है क्या, कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज एंड इनटू वन दैट इज डेटा वेयरहाउस। अभी तो बताया बेटा, इंटीग्रेट का, इंटीग्रेट करना मतलब इकट्ठा करना, कंबाइन करना चीजों को।
है ना। अब हमने पढ़ा था वेयर हाउस में डेटा अलग अलग सोर्सेज से आ रहा है, ठीक है। अब अलग अलग जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सोर्स सिस्टम है वो किसी न किसी डेटाबेस को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अलग अलग टाइप्स का डेटाबेस सब फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग डेटाबेस जो डेटाबेस से डेटा आया वो आपने एक जगह पे रखा, लेकिन हमें तो वेयर हाउस में एक स्टैंडर्ड जो वेयर हाउस का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसी में हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। तो अलग अलग सोर्सेज से जो डेटा आ रहा है उसको कंबाइन करके एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेना, वो होता है इंटीग्रेट करना। इंटीग्रेशन का मतलब होता है कंबाइन कर देना डेटा को, क्योंकि अलग अलग सोर्सेज से डेटा आ रहा है उसको हमें कंबाइन तो करना पड़ेगा ना। अलग अलग यूनिट्स में डेटा है तो उसको एक यूनिट में लाके हाँ, क्योंकि कंबाइन देखो करना। डिफरेंट टाइप के डेटाबेस फॉलो होते हैं, कोई कंपनी किसी डेटाबेस को यूज कर रही है, कोई किसी को कर यूज कर रही है, लेकिन हमें तो अपना एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ही लेके आना पड़ेगा सारा डेटा को, ठीक है। हम ऐसे नहीं है वेयर हाउस में अलग अलग डेटाबेस के उस पे यूज करें कि कोई फ्लैट फाइल में डेटा मिल रहा है, कोई रिलेशनल डेटाबेस में कोई डेटा मिल रहा है। हमें तो पूरा का पूरा डेटा एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ही लेके आना है वेयर हाउस में, तो क्योंकि डेटा हमें ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुआ फिर? ट्रांसफॉर्मेशन डेटा को नॉर्मलाइज्ड करना, मोबिलाइज। मतलब डेटा के अंदर देखो ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक कंप्लीट आपके पास डेटा उसको ट्रांसफॉर्म करना, मतलब उसको नॉर्मलाइज करना। अभी मैंने यहाँ पे एक स्लाइड में दिखाया था आपको ट्रांसफॉर्मेशन वाली जो स्लाइड थी उसमें देखो, एक सेकेंड में दिखाती हूँ। नॉर्मलाइजेशन तो डुप्लीकेशन ऑफ डुप्लीकेट डेटा था। अरे एक सेकेंड में दिखाती हूँ, देखो ट्रांसफॉर्मेशन में यही था नॉर्मलाइजेशन एंड एग्रीगेशन, हमें डेटा को समराइज करना, ठीक है, और उसको नॉर्मलाइज करना, ठीक है। तो अभी मैं आपको इसकी पीडीएफ और दिखा देती हूँ, उसमें से हम बिनिंग वाला प्रोसेस करते हैं, बिनिंग क्या होती है और कैसे हम उसके अंदर करते हैं, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन आता है तो डेटा प्री प्रोसेसिंग को एक्सप्लेन करो, ठीक है, कि प्री प्रोसेसिंग क्या होती है उसको एक्सप्लेन करो। तो उसमें आपको ये सारी टेक्निक्स बतानी है कि क्लीनिंग करते हैं, क्लीनिंग कैसे करेंगे। क्लीनिंग करने जब हम डेटा को क्लीनिंग करते हैं तो इसका मतलब हम वहां से मिसिंग वैल्यू को फिल कर रहे हैं, नॉइजी डेटा को अलग कर रहे हैं, ठीक है, रिमूव कर रहे हैं एरर वगैरह को, ठीक है। और अब अगर देखो क्वेश्चन 10 नंबर में आता है तो आपको थोड़ा सा सबको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि मिसिंग वैल्यू को आप कैसे फिल करोगे। इग्नोर कर सकते हैं किसी भी टपल को हम, या फिर कोई ग्लोबल कांस्टेंट हम वहाँ पे यूज कर दे, या फिर एवरेज निकाल के हम कर ले, ठीक है। तो मतलब जो वेटेज होगा क्वेश्चंस का वो देखना है कि 10 मार्क्स में पूछ रहा है, 5 मार्क्स में पूछ रहा है, कितने में पूछ रहा है, ठीक है। 5 मार्क्स में पूछा तो आपको सिंपल लिखना है क्लीनिंग क्या होती है, क्लीनिंग में क्या क्या पॉइंट्स आते हैं, उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, इंटीग्रेशन क्या होता है, इस टाइप से मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। तो इसमें आपकी टेक्निक्स ही है बस ये। तो मैं एक्सक्यूज मी अभी आपको मैं पीडीएफ शेयर कर देती हूँ उसकी। मैम, आई वांट टू से समथिंग। बोलो बोलो। मैम, पहले डेटा क्लीनिंग हो गया। डेटा क्लीनिंग में हमने डुप्लीकेट वैल्यूज हटा दी है, तो हम डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में हमने नॉर्मलाइजेशन हमने क्या नीड डुप्लीकेट है? वैल्यू कहाँ हटाई क्लीनिंग में? क्लीनिंग में हमने सिर्फ डेटा को क्लीन किया है, कोई वैल्यू मिस है उसको क्लीन किया, एरर है तो एरर को रिमूव किया है। अच्छा, एरर को रिमूव किया, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में डुप्लीकेशन को हटाया। यस। और डेटा डुप्लीकेशन को हटा के हम उसमें फिर समराइज करते हैं। समराइज अलग होता है, समराइज का मतलब देखो क्या होता हाँ, है, एक डेटा तो रिडक्शन में। मेरा मतलब है पहले डेटा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, कि मतलब पहले डुप्लीकेशन हटाई जाएगी, फिर डेटा रिडक्शन होगा, उसका अरे समराइजेशन। नहीं ऐसा नहीं है, ये स्टेप ये कोई सीक्वेंस नहीं है कि पहले क्लीनिंग होगी फिर इंटीग्रेशन होगा फिर ये होगा फिर वो होगा। ये तो सीक्वेंस तो टेक्निक्स है, ये टेक्निक्स है, आप आगे पीछे लिख सकते हो। ये मेरे ये स्टेप नहीं है, प्री प्रोसेसिंग के स्टेप नहीं है कि आपको पहले क्लीनिंग ही करनी है, फिर आपको इंटीग्रेट ही करना है, फिर आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना है, फिर रिडक्शन करना है। ये स्टेप नहीं है, सिंपल टेक्निक्स है। आप आगे पीछे लिख दो, पहले ट्रांसफॉर्मेशन कर लो, फिर इंटीग्रेशन कर दो, फिर उसको कर दो, रिडक्शन को कर दो। ये कोई सीक्वेंस नहीं है बेटा। जैसे अभी हमने जो माइनिंग का स्टेप पढ़ा था, स्टेप्स पढ़े थे कि हम जब माइनिंग प्रोसेस कर रहे हैं कौन कौन से स्टेप फॉलो करते हैं, वो सीक्वेंस में चलता है कि पहले आप इस स्टेप पे जाओगे, फिर नेक्स्ट स्टेप, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, वो स्टेप वाइज होता है। ये तो सिंपल टेक्निक्स हैं कि कौन कौन से टेक्निक्स होते हैं, क्लीनिंग होती है, ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, इंटीग्रेशन होता है, रिडक्शन होता है। ओके मैम। हाँ जी। अभी मैं आपको पीडीएफ शेयर करती हूँ इसकी, यूनिट नंबर 8 की।
पहले वही है, फर्स्ट प्री प्रोसेसिंग क्या होती है, उसके बाद कुछ पर्पस है प्री प्रोसेसिंग के। यहाँ पे वही आपका डेटा क्वालिटी को मेजर करना है, तो कौन कौन से फैक्टर्स के बिहाफ पे आप मेजर करते हो डेटा की क्वालिटी। नेक्स्ट आपके ये प्री प्रोसेसिंग के स्टेप्स हैं, सॉरी टेक्निक्स हैं, इंटीग्रेशन, ट्रांसफॉर्मेशंस। देखो यहाँ पे कोई भी एरो नहीं है कि आप यहाँ से यहाँ आओगे, यहाँ से आओगे, आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो, ठीक है। जब एरो लगे होते तो एरो का मतलब ये सीक्वेंस डिटरमाइन कर रहा है कि पहले ये वाला स्टेप्स, फिर ये वाला, फिर ये वाले सीक्वेंस, ये वाले सीक्वेंस, ठीक है। तो यहाँ पे आप 4 स्टेज आपकी बोल सकते हो, तो आप किसी भी स्टेज से शुरू कर सकते हो। तो यहाँ पे वही हो गया आपका क्लीनिंग वगैरह हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। मैं आपको ये आपका क्लीनिंग में मिसिंग वैल्यू वाला हो गया। मैं बीनिंग वाला आपको बता देती हूँ, बीनिंग क्या होती है, कैसे उसके अंदर। हाँ देखो, देखो बीन्स क्या होती है। बीनिंग का मतलब होता है, पहले तो उसके लिए आपके पास एक शॉर्टेड वैल्यू होनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है अनशॉर्टेड डेटा को आप बीन्स में आप कन्वर्ट करोगे। बीन्स एक तरह से यहाँ पे बकेट होते हैं कि आपके पास बहुत सारा डेटा है, पहले आपको उस डेटा को शॉर्ट करना है, असेंडिंग में करो, डिसेंडिंग ऑर्डर में करो, आपको शॉर्ट करना है डेटा को। उसके बाद उस डेटा को क्या करना है, आपको बकेट्स में डालना है, एक मतलब बकेट्स बनानी है, अलग अलग उनकी बीन्स बनानी है, ठीक है। तो जो शॉर्टेड वैल्यू होगी, शॉर्टेड वैल्यूज आर स्प्लिट इनटू बकेट्स, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ शॉर्टेड वैल्यूज आर स्प्लिट इनटू बकेट्स, मतलब आपके पास एक शॉर्टेड डेटा आ चुका है, उसको आप थोड़े थोड़े डेटा को स्प्लिट करो और एक बकेट्स में डालते चले जाओ, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं बिनिंग। अब देखो कैसे होती है, तो मैंने बताया था 3 टाइप से आपकी बिनिंग होती है। एक होती है आपकी फ्रीक्वेंसी वाइज, एक होती है आपकी मीन वाइज, एक होती है आपकी बाउंड्रीज वाइज, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पे आपके पास एक एग्जांपल गिवन है कि आपके पास एक स्टोर का क्या है, प्राइस डिटेल्स है, ठीक है। तो ये आपके पास डेटा है, ये प्राइस है किसी भी आइटम्स का। आपको इन्होंने बोला है कि आपको फ्रीक्वेंसी वाइज इसको बीन्स में कन्वर्ट करना है, इसके बीन्स बनाने हैं फ्रीक्वेंसी वाइज। देखो फ्रीक्वेंसी वाइज क्या कहते हैं, अगर आपके पास बीन्स क्या है, अब यहाँ पे बीन्स भी गिवन होंगे कि आपके पास बीन्स 3 बीन्स में करने हैं, इसको 4 बीन्स में करने हैं, तो कितने बीन्स में आपको करना है, ठीक है। तो सपोज करो यहाँ पे आपको 3 बीन्स मतलब दिए हैं 3, कि आपके पास 3 बीन्स हैं या 3 बकेट हैं, और इस वैल्यू को आपको क्या करना है, बीनिंग प्रोसेस इस पे अप्लाई करना है। और कौन सी बीनिंग प्रोसेस, फ्रीक्वेंसी वाली, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से वैल्यू उठाएंगे। अब आपके पास 3 बीन्स है और हमारे पास डेटा कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। हमारे पास 9 डेटा है, 3 बीन्स है, तो हम क्या करेंगे, 3 वैल्यू को स्प्लिट करेंगे और एक बीन्स में पुट कर देंगे, ठीक है। तो हमने पहले बीन्स में वैल्यू डाली 2 4 6, नेक्स्ट सेकंड बीन में हमने वैल्यू डाली 8 10 और 12, और थर्ड बीन में हमने वैल्यू डाली 14 16 और 18, ठीक है। तो ये तो सिंपल था कि जो जैसे जैसे डेटा आ रहा है उसमें आपने डेटा को क्या कर दिया, स्प्लिट करके बीन्स में डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बीन्स की वैल्यू गिवन होगी, डेटा गिवन होगा। अगर एग्जांपल आता है, सॉरी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है अगर पेपर में, तो यहाँ पे बीन्स की वैल्यू गिवन होगी कि आपके पास टोटल बीन्स कितने हैं, और फिर आपके पास डेटा होगा और आपको पूछेगा कि इस टेक्निक्स को फॉलो करके आपको इसमें बीनिंग प्रोसेस अप्लाई करना है। तो फर्स्ट हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी वाइज कर लिया, सिंपल, हमने कुछ नहीं किया। 3 बीन्स थे हमारे पास, 9 डेटा था, तो हमने 3 बीन्स को स्प्लिट करके एक बीन्स में पुट कर दिया डेटा को, ठीक है। सेकेंड इसके अंदर आता है मीन वाइज, ठीक है। मीन मतलब एवरेज वाइज आप बोल सकते हो। यहाँ पे बोला स्मूथनिंग बाय द मीन, मतलब मीन के द्वारा बीन्स बनाने हैं। अब देखो मीन कैसे निकालते हैं, हमारे पास ये डेटा था, एक सेकेंड, हमारे पास ये वाला डेटा था, ठीक है। तो हमने इस तरह से बीन्स बनाए। अब हम क्या करेंगे, इसी प्रोसेस पे, इसी जो आपके पास सीक्वेंस थी, हमने क्या किया, इनको एवरेज वाइज निकाला। हमारे पास बीन क्या है, 3 बीन है, हमें पता है 3 बीन है, ये डेटा है, लेकिन अब हमें एवरेज वाइज ग्रुप बनाने हैं, स्प्लिट करने हैं। तो देखो पहले हमने फर्स्ट 3 लिए, 3 4 2 4 6, ठीक है। हमारे पास 3 डेटा है, 2 4 6, हमने क्या किया, तीनों का मीन निकाला। मीन कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सॉरी सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय, निकलता है एवरेज का फॉर्मूला यही होता है ना,
सम करो सभी का और फिर जितनी नंबर ऑफ प्रोसेस है, जितनी नंबर ऑफ आइटम्स है, उनको क्या कर दो, उससे डिवाइड कर दो। यही होता है एवरेज का फॉर्मूला। मीन भी वैसे ही निकलेगा। तो हमने सिंपल पहले क्या किया, सम किया। 2 4 6 का जब हम सम करते हैं तो क्या आएगा, 2 4 6 6 6 12, 12 को डिवाइड बाय 3 किया तो कितना आया हमारा 4। तो हम ये कहता है इसका जो एवरेज आएगा फर्स्ट 3 आइटम्स का जो एवरेज आएगा वो क्या आएगा, 4 आएगा। तो यहाँ पे हम कहते हैं जो बीन्स बनेंगे उसमें हम क्या करेंगे, एवरेज को डाल देंगे। तो हमने बीन वन में क्या डाल दिया, 4 4 4। हमने तीनों आइटम्स की जगह पे उनका एवरेज डाल दिया। यहाँ पे हम डायरेक्ट उस डेटा को डाल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम हर उस डेटा का क्या निकाल रहे हैं, एवरेज निकाल के उसको पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने बीन नंबर 1 में क्या कर दिया, 4 4 और 4 कर दिया। ठीक है, इसी तरह हमने नेक्स्ट 3 आइटम्स का एवरेज निकाला। नेक्स्ट 3 आइटम्स का एवरेज निकालेंगे, क्या था, 8 10 और 12। ठीक है, 8 10 और 12 का अगर आप एवरेज निकालते हो तो 10 और 12 22, 2 और 8 30, 30 डिवाइड बाय 3, क्योंकि 3 आइटम्स है तो कितना आया, 10 आया। तो अब हमने बीन नंबर 2 में क्या डाल दिया, हम एवरेज तीनों प्लेस पे हम क्या कर देंगे, उनका एवरेज फिल कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एवरेज वाइज बीन हमने बना ली। नेक्स्ट बीन नंबर 4 में हमारे, सॉरी बीन नंबर 3 में हमारे क्या है, 14 16 और 18। ठीक है, तो 14 और 16 30, 30 और 18 48, 48 डिवाइड बाय 3 किया तो कितना आया हमारे पास, 16 आया। ठीक है, 48 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 16 आएगा। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, बीन नंबर 3 में हमने डाला 16 16 एंड 16। ठीक है, तो ये हमने बीन किसके बनाए, हमने एवरेज वाइज बनाए। डेटा का जो एवरेज निकाला उसके बिहाफ पे बनाए। यहाँ पे हमने डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी वाइज बीन बनाए। नेक्स्ट आता है बाउंड्री वाइज या बॉर्डर वाइज। ठीक है, अब हमें बीन किसके अकॉर्डिंग बनाने हैं, बॉर्डर वाइज या बाउंड्री वाइज। तो देखो बाउंड्री वाइज क्या कहता है, बाउंड्री वाइज कहता है कि जो आपके डेटा है, ठीक है, हमारे पास 3 ही बीन है लेकिन हमें बाउंड्री वाइज सेट करना है उनको। तो देखो फर्स्ट आइटम्स क्या होंगे, 2 4 और 6 ये होंगे। ठीक है, तो बाउंड्री वाइज क्या कहता है कि जो बाउंड्री वैल्यू है, दोनों तरफ से जो बाउंड्री वैल्यू है उनको सेम रखो, 2 6। ठीक है, और जो बीच में जितने भी आइटम्स है उनके जो क्लोजेस्ट वैल्यू होगी उसको आप उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दो। ठीक है, जो उसके क्लोजेस्ट होगा। ठीक है, देखो कैसे, देखो ये कहता है कि मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज आर डिफाइंड एज द बाउंड्री वैल्यूज व्हेन द बीन बाउंड्री इज मूव्ड। ठीक है, मतलब जो मैक्सिमम मिनिमम बाउंड्री है, जो मैक्सिमम बाउंड्री है, उसके बिहाफ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिफाइन करते हैं। ईच बीन वैल्यू इज देन इज रिप्लेस्ड बाय द क्लोजेस्ट लिमिट वैल्यू। अब जो वैल्यूज है उसकी जो क्लोजेस्ट वैल्यू होगी उसको आप वहाँ पे उस बीन के अकॉर्डिंग उसको क्या कर दोगे, उस बीन वैल्यू से उसको रिप्लेस कर दोगे। देखो जैसे यहाँ पे था, अब यहाँ पे ये हो चुका था, तो लास्ट में देखो आपके पास क्या था, 2 4 6। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इन्होंने 4 आइटम्स का बना दिया कि आपके पास इन्होंने 4 आइटम्स को ले लिया। तो ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर हम बाउंड्री वाइज करते हैं तो हमारे पास क्या था, 2 4 6 8। तो यहाँ पे इन्होंने 2 को सेट करा, 2 को एज इट इज रखा बाउंड्री वैल्यू को। नेक्स्ट बाउंड्री वैल्यू, मैक्सिमम बाउंड्री वैल्यू 8 है तो 8 को सेट किया। ठीक है, चारों तीनों को सेट कर लिया। अब बीच के जो 4 और 6 था उसको हमने क्या किया, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। ठीक है, यहाँ पे इसने तो जो 4 था, ये वाला 4 जो था, अब ये 2 का ही डिफरेंस है। और अगर आप इस 4 को इस 8 से देखोगे तो यहाँ पे 4 का डिफरेंस है। ठीक है, तो क्लोजेस्ट डिफरेंस कौन सा है, 2 का है। तो इसने यहाँ पे 4 को किससे रिप्लेस कर दिया, 2 से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे देखें 6। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे 6 है। तो 6 को भी इन्होंने क्या किया, मतलब देखो यहाँ पे जो बाउंड्रीज वैल्यू है ना उससे रिप्लेस कर रहे हैं हम। ठीक है, हमारी 2 बाउंड्रीज वैल्यू है, एक मिनिमम बाउंड्री वैल्यू है, एक मैक्सिमम बाउंड्री वैल्यू है। अब जो बीच की जो भी वैल्यूज होगी उसको आप बाउंड्री से रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, जो उसके क्लोजेस्ट होगी। ठीक है, आप मिनिमम बाउंड्री वैल्यू से भी रिप्लेस कर सकते हो, आप मैक्सिमम बाउंड्री वैल्यू से भी रिप्लेस कर सकते हो। तो दोनों तरफ से आप क्या कर सकते हो, आप वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हो। तो इस तरह से आपके यहाँ पे क्या बन जाएंगे, ये बीन बन जाएंगे। ठीक है, इसलिए इन्होंने क्या किया, जो बीच की दोनों वैल्यूज थे इन दोनों वैल्यूज को इस मिनिमम बाउंड्री से क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट जो बीन्स है, नेक्स्ट बीन में देखो 12 14 16, 12 14 16 इन 3 को लिया है इन्होंने। ठीक है, तो 12 14 16 में देखो, सॉरी इसने क्या, अच्छा 10 12 14 को लिया, 10 12 और 14 इन तीनों को लिया। तो 10 को मिनिमम वैल्यू में
मिनिमम बाउंड्री रखी 14 को, मैक्सिमम बाउंड्री रखी, और बीच की जो दो वैल्यूज थे उसको एक को 10 से रिप्लेस कर दिया, एक को 14 से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो मतलब बाउंड्री और जो मिनिमम बाउंड्री वैल्यूज है, एक सेकेंड, ये जिसका भी माइक अनम्यूट है वो म्यूट कर ली। ठीक है, तो मतलब बाउंड्री वैल्यूज को फिक्स कर दो और उसके अकॉर्डिंग आप किसी भी वैल्यू से रिप्लेस कर दो। आप मिनिमम से भी कर सकते हो, मतलब बाउंड्री वैल्यूज के अकॉर्डिंग आपकी जो वैल्यूज हैं उनको आपको रिप्लेस करना है, तो वो आपका बाउंड्री बिन्स हो गया। ठीक है, तो उसमें आपकी स्मूथनिंग किसके अकॉर्डिंग होगी, बाउंड्री वैल्यूज के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, तो 3 टाइप से आपकी बिनिंग प्रोसेस होती है। फ्रीक्वेंसी वाइज, फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग आप कर दो, डायरेक्ट जैसे जैसे डेटा आ रहा है वैसे वैसे आप उनको बिन्स में डाल दो, या फिर आपका मेन निकाल के मतलब एवरेज निकाल के आप बिनिंग कर दो, या फिर आप बाउंड्रीज वैल्यूज के अकॉर्डिंग कर दो। तो ये आपकी क्या थी, बिनिंग प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद ये रिग्रेशन है, क्लस्टरिंग है, गुड मॉर्निंग वो बाद में करेंगे। हेलो यस बोलिए। मैम, ये जो आपने बाउंड्री वैल्यूज बताई हैं इसमें जैसे कि हमने ऊपर वाली जो बिन 1 थी उसमें हमने जस्ट 6 को रिप्लेस किया, बट नीचे हमने 2 टाइम्स हमने जो बिन 2 है हमने उसको हमने 10 मतलब 10 के साथ में रिप्लेस किया है, तो हम तीनों जगह पर 14 रख सकते हैं। बिन 2 की बात कर रहे हो? हाँ जी मैम, बिन 2 की बात कर रही हूँ। हाँ जी बोलिए, आप बोलिए क्या बोल रहे हो? मैम यहाँ पर जैसे हमने रिप्लेस किया तो हमने 10 के साथ में रिप्लेस किया था फर्स्ट 2 वैल्यू को, फिर हमने लास्ट 2 वैल्यू को 14 के साथ में रिप्लेस किया है। नहीं, एक सेकंड देखो, यहाँ पे जो बीन वैल्यू थी हमारे पास 10, 12 और 14 इन तीनों को लिया है। ठीक है, तो मिनिमम बाउंड्री वैल्यू हो गई 10, मैक्सिमम बाउंड्री वैल्यू होगी 14। तो जो ये वाला 10 है और ये वाला 14 है तो एज इट इज आ गया। ठीक है, अब जो बीच की जो दो वैल्यूज हैं वो हमें डिसाइड करनी है। तो आप यहाँ पे 10 कर सकते हो, दोनों जगह 14 कर सकते हो, किसी से भी रिप्लेस कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, ये दो वैल्यूज जो है ये तो फिक्स है, ये बाउंड्रीज वैल्यूज ये तो फिक्स कर दिया आपने, ये मिनिमम बाउंड्री, ये मैक्सिमम बाउंड्री। ठीक है, अब बीच की आप वैल्यू है आप उसको मिनिमम से रिप्लेस करो, मैक्सिमम से रिप्लेस करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, क्योंकि देखो क्लोजेस्ट तो सारी ही है। अब ये 12 था, अब यहाँ पे ये 12 था ना, तो 12 को इन्होंने क्या किया, देखो 10 और 14 इसकी बाउंड्री वैल्यू थी, 12 को रिप्लेस करना था, तो यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है, 2 का डिफरेंस है ना, और यहाँ पे भी देखा जाए तो 2 का ही डिफरेंस है, दोनों तरफ 2 का डिफरेंस है ना। अगर क्लोजेस्ट होता, मिनिमम डिस्टेंस होता तो हम मिनिमम वाली वैल्यू ले लेते, उससे रिप्लेस कर देते, लेकिन यहाँ पे तो सेम डिफरेंस आ रहा है 12 का 10 से भी उतना ही डिस्टेंस है और 12 का 14 से भी उतना ही डिस्टेंस है। तो आप 14 से भी रिप्लेस कर सकते हो, 12 को 10 से भी कर सकते हो। ओके, अगर सेम हमारे पास है डिफरेंस तो हम किसी से भी उसको रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि सेम ही डिस्टेंस है, दोनों तरफ आपका सेम जा रहा है, तो आप किसी से भी रिप्लेस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम ही है। बट अगर यहाँ पे डिफरेंस कम होता, एक साइड डिस्टेंस कम होता, एक साइड ज्यादा होता, फिर हम क्लोजेस्ट की तरफ जाते। ओके मैम, ठीक है, मैम एक चीज पूछनी थी, हमें मतलब बाउंड्रीज को फिक्स करना है, फिर बाउंड्रीज के अकॉर्डिंग हमें रिप्लेस करना है। अब हमें वो देखना है कि हम किस बाउंड्री की तरफ जा रहे हैं, हम मिनिमम वाले की तरफ जाएं, मैक्सिमम वाले की तरफ जाएं, सेम है तो किसी की तरफ चले जाओ, और मिनिमम है तो मिनिमम वाले की तरफ ही जाएंगे, क्लोजेस्ट जो होगा हमारा। ओके नेक्स्ट मैम ये बिन 3 में जो लास्ट 16 3 बारी 16 है और 24 है, तो इनके बदले हम ऐसे भी तो लिख सकते थे, फर्स्ट बाउंड्री और लास्ट बाउंड्री 16 26 हो गई, और बीच की बाउंड्री 22 24, मतलब हैज इट इज लिख दिया 22 20 16 22 24 26। फिर तो बेटा वो फ्रीक्वेंसी वाइज हो गया, बाउंड्रीज तो हुआ ही नहीं, बाउंड्रीज का तो कुछ रोल ही नहीं हुआ इसमें। अगर आप एज इट इज लिख देते हो 16 22 24 26, तो फ्रीक्वेंसी वाइज हो गया ना आपका। अच्छा, तो हमें तो यहाँ पे बाउंड्री वाइज करना है। फिर देखो बाउंड्री डिसाइड हो गई, मिनिमम बाउंड्री 16 हो गई, मैक्सिमम 26 हो गई। अब हमारे पास 22 और 24 है। अब आप देखो 16 से 22 का कितना डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है, 16 से 22 बेटा 6 का डिफरेंस है। हाँ जी, ठीक है, और अगर आप देखो 22 से 24 सॉरी 22 से हाँ 24 का है। ठीक है, तो यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस कितना हुआ, 2 कैसे हो गया, 23 24 मैम, 2 का तो डिफरेंस हो 22 24 के बीच में।
नहीं, मिनिमम और मैक्सिमम की बात कर रहे हैं हम। देखो मिनिमम 16 हो गया, मैक्सिमम बाउंड्री 26 होगी। अब बाकी ये दो जो प्राइस है उसको आप रिप्लेस कर सकते हो। आप 16 के अकॉर्डिंग रिप्लेस करो, 26 के अकॉर्डिंग रिप्लेस करो, आप किसी के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। तो यहाँ पे इन्होंने 16 के अकॉर्डिंग कर दिया तो भी ठीक है, अगर आप यहाँ पे 26 कर देते तो भी ठीक था वो। मतलब मेन आपका सिर्फ बाउंड्रीज वैल्यूज ही आनी चाहिए, इसके अलावा जो बाउंड्रीज वैल्यू के अलावा कोई भी और वैल्यू यहाँ पे फिल नहीं कर सकते। मैम एक और डाउट है, अभी आपने बताया था जो हम बाउंड्री वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेस करेंगे वो मिनिमम के अकॉर्डिंग करेंगे, तो मिनिमम तो 2 का डिफरेंस आ रहा है, दैट मींस हमें 26 के साथ में रिप्लेसमेंट करनी चाहिए थी। 16 और 22 का डिफरेंस ज्यादा है। किसका उसी का बोल रहे हो क्या आप? मैम बिन 3 का, जैसे भी आपने मुझे बताया था ना कि जो डिफरेंस अगर हम आपका ज्यादा है तो हम मिनिमम जो डिफरेंस आएगा उसके अकॉर्डिंग फिर हम रिप्लेस करते हैं। तो मैम यहाँ पर जैसे हमने 16 के अकॉर्डिंग रिप्लेस किया है तीनों वैल्यूज को, जबकि 16 एंड तीनों को 22 नहीं का किया, सुनो तीनों को नहीं किया, दो तो हमारे फिक्स हो गए, 16 और 26 का फिक्स हो गया। अब बीच की जो 16 है, बीच के दो 16 रखे ना इन्होंने, है ना, तो ये जो 22 और 24 है इनको रिप्लेस किया। तो मैं वही तो बता रही हूँ, किसी के अकॉर्डिंग भी रिप्लेस कर लो। हम इसको 16 आप यहाँ पे 26 भी कर सकते हो, 26 मतलब ओवरऑल आपकी जो वैल्यूज आएंगी ना वो सिर्फ आपकी बाउंड्री वैल्यू ही आएंगी, उसके अलावा आप कोई और वैल्यू नहीं ले सकते इसमें। बाउंड्रीज वैल्यू का मतलब मैम इससे मतलब कोई आंसर में कोई डिफेक्ट नहीं आएगा? नहीं, आपको सिर्फ मीनिंग करनी है, मतलब अलग अलग ग्रुप बनाने हैं। तो यहाँ पे बाउंड्रीज के लेवल पे कर रहे हो तो बाउंड्रीज वैल्यू ही आने चाहिए। देखो यहाँ पे सिंपल बाउंड्री जो वैल्यू बाउंड्रीज वैल्यू 10, यहाँ पे 10 और 14 था तो 10 और 14 ही आया है। चाहे आप उसको सारे प्लेस पे 10 14 कर दो, चाहे आप 14 से रिप्लेस करो, चाहे 10 से रिप्लेस करो, मतलब 10 14 ही आएगा हर प्लेस। इसमें मिनिमम डिफरेंस का कोई रोल नहीं है ना फिर? नहीं, मैं समझ गया, मतलब इसमें मिनिमम बाउंड्री और मैक्सिमम बाउंड्री ही आएगी दो वैल्यूज की, और कुछ भी हाँ हो सकता है। मतलब यहाँ पे 16 3/26 और हैज इट इज ये जो लिखा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ बाउंड्री वैल्यू से ही रिप्लेस करना है आपको इसको। ओके ठीक है, तो ये आपका बिलिंग प्रोसेस था, ये आपके डेटा क्लीनिंग में यूज होता है। तो उसके बाद ये वही है, फिर आपका एक सेकेंड, तो रिग्रेशन क्लस्टरिंग हम आगे अच्छे से करेंगे। आगे जो यूनिट है आपकी यूनिट नंबर 10 है, शायद रिग्रेशन वाली है, उसमें करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चेक प्रोग्रेस का क्वेश्चन यही है, मिसिंग वैल्यू वाला। तो मिसिंग वैल्यू का भी मैंने बता दिया कैसे कैसे आप हैंडल करोगे। उसके बाद डेटा के इंटीग्रेशन वाला हो गया, यहाँ पे रिडंडेंसी वाला हो गया। तो मेन इसमें जो है एक तो बिलिंग वाला टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और आपकी क्लस्टरिंग टेक्निक्स है। ठीक है, ये रिग्रेशन वाला हम लास्ट जो हमारे जो यूनिट है उसमें हम कंप्लीट करेंगे, कितने टाइप के रिग्रेशन कैसे कैसे हम रिग्रेशन में करते हैं। क्लस्टरिंग वाला भी हम करेंगे नेक्स्ट। उसमें आपकी जो यूनिट नंबर 9 10 और 11 है ये तीनों ही इन्हीं बेस पे है। ठीक है, तो ये चेक प्रोग्रेस वाले क्वेश्चन है, ये आप कर लेना। एक्सक्यूज मैडम, पीपीटी शेयर कर देंगे मैडम आप? यस, मैं पीपीटी भी शेयर कर दूंगी और पीडीएफ भी शेयर कर देती हूँ। ठीक है, अब Okay, madam. 11:46 हो गए हैं, तो अभी आप सब जिन्होंने एनरोलमेंट नंबर अपना टाइप कर दिया चैट बॉक्स में, नेम विद एनरोलमेंट नंबर, वो दोबारा ना करें। जिन्होंने नहीं किया है वो अभी कर दें, फिर उसके बाद अटेंडेंस ले लेते हैं। ठीक है, और मैं तब तक आपको ये पीडीएफ और पीपीटी ये शेयर कर देती हूँ। ठीक है, मैम ओडीएल के लिए लिखना जरूरी तो नहीं है ना? एक्सक्यूज मी। जिन्होंने अपना कर दिया है एनरोलमेंट नंबर वो दोबारा ना करें, और जिन्होंने नहीं किया है वो कर दें चैट बॉक्स में। मैं आपको पीपीटी और पीडीएफ दोनों का लिंक शेयर कर देती हूँ, तब तक चैट बॉक्स में ही आप तब तक अपना वो कर दे, फिर उसके बाद अटेंडेंस ले लेते हैं। हेलो मैम, मेरा एक क्वेश्चन है।
हेलो, एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बोलिए। मैम मेरा एक डाउट है। जैसे मैं एमसीए ऑनलाइन का स्टूडेंट हूँ और मैंने सेंटर, मेरा रीजनल सेंटर भोपाल है, बट मैं जब एग्ज़ाम के लिए यहाँ सेलेक्ट करता हूँ तो मेरा मतलब कोई सेंटर यहाँ पे दिखा नहीं रहा है इंदौर में कि जहाँ पे मैं ऑनलाइन एग्ज़ाम दे सकता हूँ कि नहीं, ये मेरा क्वेश्चन है। क्योंकि यहाँ पे कोई सेंटर दिखा नहीं रहा है जब मैं फॉर्म भर रहा हूँ इंदौर का कि जहाँ पे ऑनलाइन एग्ज़ाम हो जाए। हेलो। हाँ जी, आपका जो भी स्टडी सेंटर है आप उससे बात कीजिए इसके रिगार्डिंग। अच्छा हाँ मैम, जी वो, स्टडी सेंटर वैसे तो मेरा वही भोपाल में ही है, रीजनल हाँ तो सेंटर ही वहीं स्टडी वहीं सेंटर से है। आप वहीं से आप पूछिए, क्वेरी अच्छा, आपकी जो भी है कांटेक्ट करना वहीं पड़ेगा। आपका रिजॉल्व करेंगे इसको, क्योंकि हमें ओके उस ओके बारे में कुछ नहीं पता होता। ठीक है, तो ओके। जो भी आपका कोई इश्यू होता है क्लासेस को लेके है या कोई भी है, तो वो आप अपने स्टडी हम्म। सेंटर से ही बात करें। ठीक है, आपके पास उनका कॉन्टेक्ट नंबर ओके वगैरह होगा तो आप उनसे कॉन्टेक्ट करो। ओके श्योर, थैंक यू।